नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे विशेष विषय, जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के अंदर हम जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे, और जो हमारे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इनको डिस्कस करने से पहले जो सरप्राइज आज की वीडियो का मैं उसको रिवील कर देता हूँ। सरप्राइज ये है कि मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है, और ये एक ऐसी प्लेलिस्ट है, अगर आप इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को देख लेते हैं, अभी ज़्यादा नहीं, इसमें कम से कम 7-8 वीडियो ही आपको मिलेंगी, लेकिन अगर ये सारी की सारी वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोचेंगे कि ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूँ। इसमें कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ कि इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे आपको पूरे पूरे पेपर सोल्ड मिलेंगे। ठीक है, पूरा पेपर इस तरीके से, जैसे हमने ये मॉडल पेपर डिस्कस किया है, ऐसे कोई और पेपर है, या आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, या आपका रिसेंटली कोई पेपर हुआ है, वो पूरे का पूरा पेपर सोल्व करा रखा है और उसकी एक प्लेलिस्ट बना दिया ताकि आपको कहीं से ढूंढना ना पड़े। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चाहे आप बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे सी के लिए, वो प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज आप देख के जाएं, आपका एग्जाम 100% बढ़िया होगा। क्वेश्चन देखो भैया, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, विभिन्न सेना कमानों के नाम लिखो। आर्मी की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, आर्मी, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की टोटल कितनी कमांड होती है, तो टोटल 7 कमांड होती हैं। कौन कौन सी, आप डायरेक्शन से याद रख लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, 5 तो ये होगी। एक होती है हमारी ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड क्या होगी, और एक होती है हमारी दक्षिणी पश्चिमी, यानी कि साउथ वेस्टर्न। तो ये टोटल कितनी कमांड होगी भाई, साउथ। 5 तो दिशाएं होगी, मतलब 4 तो दिशाएं होगी, एक बीच में, यानी कि नॉर्दर्न कमांड, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, मध्य कमांड यानी कि सेंट्रल कमांड, ट्रेनिंग कमांड, और साउथ वेस्टर्न यानी कि दक्षिण पश्चिमी कमांड। देख लो यहाँ पे, उत्तरी, पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी, पूर्वी, ये तो होगी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कमांड, और दक्षिणी पश्चिमी यानी कि साउथ वेस्टर्न कमांड। अब ये तो हमको पता लगी कि आर्मी की टोटल 7 कमांड होती हैं, जिसमें से एक ट्रेनिंग कमांड होती है, लेकिन आपको इनके हेडक्वार्टर भी पता होने चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अभी क्या काम करना है, अभी गूगल पे से इनके सारे के सारे सर्च करने हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे, और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, दक्षिणी का यहाँ पे है, पूर्वी का यहाँ पे है, पश्चिमी का यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे। अच्छा, सेना के लड़ाकू अंगों के नाम लिखो, तो आर्मर्ड इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ये लड़ाकू हैं। कैडेट्स को नैतिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो नैतिक रूप से अगर आपको सुरक्षित रहना है तो सीधी सी बात है, वही जो हमको ध्यान रखनी है, हमारी जिम्मेदारी को हमको समझना है, युवाओं के लिए आदर्श स्थापित करना है, क्योंकि बाकी लोग भी हमारी तरफ देखते हैं। तो हमको अच्छा व्यवहार अगर हम करेंगे, हम अगर नशे वगैरह से दूर रहेंगे, तो बाकी हमारे साथी, हमारे जूनियर्स भी वैसा ही करेंगे। नशीली दवाओं, शराब और तंबाकू आदि से दूर रहें, अच्छी संगत में रहें, बुरे मित्र आपको कठिनाई में डाल सकते हैं। पढ़ाई, संगीत, चित्रकला, बागवानी जैसे उत्तम शौक रखें। देखो, शौक पालने अच्छे शौक पालो, किताबें पढ़ने के शौक पालो, जीवनी जीवनी पढ़ो, अच्छे शौक पालो। कोई पेंटिंग का शौक है किसी को, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्टिव शौक होना चाहिए जो सच में शौक हो। ठीक है, समय और साधनों को अपव्यय ना करें, कभी भी टाइम को वेस्ट ना करें, साधनों को वेस्ट ना करें, जो भी करें नियमानुसार करें, नियमों में रहकर करें। कैडेट्स का सामान्य व्यवहार कैसा होना चाहिए, यही है, अनुशासित होने चाहिए, शांति प्रिय, मित्रवत और सहकारी। प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ इस मतलब कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, लेकिन जेलसी नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कभी भी किसी अनैतिक कार्य में संलिप्त न हो, और सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है भाई मानचित्र अध्ययन, मैप रीडिंग, ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। तो ध्यान से देखो, मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। मैप रीडिंग, मैप रीडिंग बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, मैप रीडिंग। मैप, पहली बात तो यही समझ लो कि मैप क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मानचित्र की परिभाषा बताइए। तो किसी भी भूभाग को देखो, किसी भी धरती के ऊपर कोई एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है, 5 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का एरिया है। अब इतना बड़ा कोई कागज तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एक कागज लेंगे छोटा, उसके ऊपर वहां पे जो भी चीजें हैं, जो भी स्थला करती हैं, कोई पहाड़ है, कोई मंदिर है, कोई नदी है, उसको हम दर्शा देंगे कुछ चिन्हों के द्वारा, कुछ कन्वेंशनल साइन के द्वारा, जिन्हें हम रूढ़िवादी चिन्ह बोलते हैं, उनके द्वारा। और आनुपातिक रूप में दर्शाते हैं। आनुपातिक रूप का क्या मतलब है कि मान लो एक मंदिर से लेके एक पोल की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है वास्तव में, लेकिन अब हमारे पास जो पेज है वो 1 किलोमीटर बड़ा थोड़ी है,
वो तो छोटा सा है, तो उसमें हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर दूर दर्शा देंगे। और हमने अनुपात रख लिया कि अगर मैप के ऊपर 2 सेंटीमीटर दूर है तो इसका मतलब वास्तव में वो 1 किलोमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर का हमारा रेशियो हो। क्लियर है? तो ये जो दर्शाना होता है ना, इसी को हम कागज या कपड़े के टुकड़े के ऊपर जब हम किसी भी स्थलाकृति यानी कि भू आकृति को और उसके ऊपर जो चीजें हैं उनको रूढ़िवादी चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं तो उसे ही नक्शा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। मानचित्र किसी भूभाग तथा उसकी सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातिक रूप से दर्शाने वाला समतल चित्र होता है। यही वो बात है जो मैंने आपको बताई है। उपयोग क्या है भाई मानचित्र के? किसी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना, यानी कि टू फाइंड वंस ओन पोजीशन। ओन पोजीशन, खुद की पोजीशन का पता लगाने के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ओन पोजीशन का एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करने के लिए, भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करने के लिए, युद्ध के समय चाल की योजना बनाने के लिए नक्शे का प्रयोग किया जाता है भाई। अब ये क्वेश्चन है ना भाई, मैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, वैसे तो ये पूरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन अब आप समझ लो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर किसी क्वेश्चन के सामने लिख रहा हूं तो क्या मतलब है उसका? उसका यही मतलब है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपास के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? वैसे मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे पार्ट्स ऑफ कंपास इन एनसीसी, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, अपने चैनल का नाम आगे लिख देना, पहले नंबर पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने सारे के सारे पार्ट बताए कंपास के। तो थंब रिंग होती है कंपास में, लीड, विंडो, टंग, जीभ जिसको बोलते हैं, ल्यूबर लाइन, ल्यूबर लाइन होती है, ल्यूबर लाइन, डायरेक्शन मार्क होता है, प्रिज्म होता है, एक हिंज होता है, हिंज, और लिख लो हिंज मैंने जिसको हम कब्जा बोलते हैं, कब्जा, एक डायल होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। और क्या हो गया, और हमारा क्या होता है जिसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है, रीडिंग लिखने के लिए होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये प्रिज्म है तो प्रिज्मेटिक कंपास। इसकी फुल फॉर्म कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो हमारा जो कंपास होता है उसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा 1। ये क्वेश्चन भी लिख लो भाई, अगर आपके एग्जाम में अपने कंपास की फुल फॉर्म आ जाए तो लिक्विड प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक क्योंकि हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है तो उसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3, मार्क 3 अल्फा 1। तो ये हमारे जो कंपास होता है उसकी फुल फॉर्म होती है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कंपास दो प्रकार के होते हैं, एक लिक्विड कंपास होता है, एक ड्राई कंपास होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। अगला है कार्डिनल पॉइंट और उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कार्डिनल पॉइंट और उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक तो यही समझ लो, मैं कहूंगा इसको इकट्ठे ना देखो, आप अलग अलग देखो। सबसे पहले तो अगर पूछ ले कि कार्डिनल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्डिनल पॉइंट कुछ और नहीं होते, कार्डिनल पॉइंट हम डायरेक्शंस को ही बोलते हैं, यानी कि जो हमारी दिशाएं होती है ना उन्हीं को हम कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कार्डिनल पॉइंट 4 होते हैं, वही जो डायरेक्शन होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यही 4 हमारे क्या होते हैं? कार्डिनल पॉइंट होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। 3 प्रकार के उत्तर होते हैं, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ को हम वास्तविक उत्तर बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तर, ग्रिड नॉर्थ यानी कि ग्रिड उत्तर। अब आपके एग्जाम में तो ये आएगा क्वेश्चन, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर नॉर्थ 3 प्रकार के समझे नहीं हमने, तो उत्तर होता है सर, एक ही होता है, 3 प्रकार के कैसे हो गए? और अगर ये 3 प्रकार के तो इनका क्या मतलब? देखो, वास्तविक उत्तर हम उसको कहते हैं जो पोल स्टार यानी कि जो ध्रुव तारा होता है ना, वो जिस दिशा में उगता है वो जो होता है वो वास्तविक उत्तर होता है। चुंबकीय उत्तर, आप जब भी मैग्नेट को लटकाएंगे ना, किसी भी मैग्नेट को, तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि उसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट के अंदर, उसमें लटकेगी, तो वो जिस नॉर्थ को दर्शाएगी वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। या फिर कंपास जिस मैग्नेट को, जिस नॉर्थ को शो करता है वो चुंबकीय उत्तर होता है। और ग्रिड उत्तर जो मैप के ऊपर जो हम बनाते हैं ना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो वो वाला जो होता है, क्योंकि मैप के ऊपर ग्रिड लाइनें होती हैं, तो वो वाला जो उत्तर होता है वो ग्रिड उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला है हमारा पारंपरिक संकेत, यानी कि ये चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देख लो ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई।
कि पारंपरिक संकेत बनाएं। धारा का अगर हमको पारंपरिक संकेत बनाना है, कोई भी धारा बह रही है तो इस तरीके से बनाएंगे। मंदिर का होता है ये, नलकूप का होता है ये, मस्जिद का होता है ये, और किले का होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किले वाला आपके एग्जाम में कई बार आया, आप देख लो सामने, अच्छे से याद कर लो भाई इसको। अब कंपास के उपयोग पूछ रखे हैं। कंपास का उपयोग हम उत्तर दिशा मापने के लिए करते हैं, मैप सेट करने के लिए। अगर आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे रहे हैं या बी का भी, तो मैप सेट करना आपकी प्रैक्टिकल आएगी, आपको आना चाहिए। चुंबकीय प्रभाव नापने के लिए, और रात्रि मार्च यानी कि नाइट मार्च अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? कंपास का प्रयोग करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, यानी कि युद्ध कला और क्षेत्र कला। इसको इंग्लिश में हम FC एंड BC भी बोलते हैं। FC एंड BC, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल। क्षेत्र कला क्या होती है? तो क्षेत्र कला उपलब्ध भूमि और उपकरणों को अपने हित में सर्वश्रेष्ठ ढंग से प्रयोग करने की कला होती है। देखो बात ही समझो, बात से पता लग रहा है क्षेत्र की कला या फिर युद्ध की कला। क्या मतलब हुआ कि हम युद्ध कर रहे हैं, हमको कोई भी जो टारगेट अचीव करना है, तो उस क्षेत्र के अंदर जो भी पहाड़ हैं, जो नदियां हैं, नाले हैं, जो हमारे पास संसाधन है, हम किस तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, वही क्षेत्र कला होती है। अब क्षेत्र कला में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हमको भूमि का विवरण होना चाहिए, ठीक है, भूमि कैसी है वहां की, छिपना कैसे है हमको वहां पे, दूरी का अनुमान लगाना आना चाहिए हमको, लक्ष्य की पहचान करना, टारगेट हमारा कहाँ पे है उसका विवरण करना, और शस्त्र के साथ में और शस्त्र सहित, चाल और शस्त्र रहित, यानी कि हथियार के साथ हमको कैसे चलना है और बिना हथियार के हमको कैसे चलना है। ये चीजें आती हैं किसके अंदर? क्षेत्र कला के अंदर। क्लियर है ये वाली बात? आगे बढ़ो। मैदान कितने प्रकार के होते हैं? देखो विभिन्न प्रकार के मैदान होते हैं। एक तो उबड़ खाबड़ मैदान होते हैं, कई मैदान होते हैं असमतल होते हैं, नाले हैं, उभार हुए पड़े हैं, ठीक है, पैदल सेना के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि इसमें उनकी गतिविधियां छिपी रहती हैं। क्योंकि अगर बिल्कुल ही सपाट होगा तो वहां से तो सैनिक टपेंगे तो दिख जाएंगे, लेकिन उबड़ खाबड़ होगा तो वहां पे छिपते छिपाते जा सकते हैं। समतल और खुला मैदान, यह सपाट खुला मैदान होता है जिसमें छिपने का स्थान नहीं होता है या दिन गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं होते, रात को तो निकल जाओ यहाँ से। ऊंचे मैदान सामान्य से अधिक ऊंचाई पर जो होते हैं, पहाड़ी आदि पे, इनके आसपास निचले क्षेत्रों पर निगरानी करने में सुविधा होती है। मृत मैदान, यह मैदान शत्रु की दृष्टि से छुपे हुए होते हैं, जैसे कि किसी पहाड़ी आदि के पीछे, इन पर शत्रु सीधे गोलीबारी नहीं कर सकते, इसीलिए उसे मृत मैदान या फिर डेड ग्राउंड हम बोल देते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 60, मैं वही चीज यहां पे लिखूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आएगा। तो दूरी का अनुमान लगाने की विधियां कौन कौन सी होती है? तो इकाई माप विधि, प्रतीति विधि यानी कि देखकर पता लगाना, खंड औसत विधि यानी कि सेक्शन औसत विधि, की रेंज विधि, की रेंज मेथड, आधा माप विधि। मतलब क्या है कि अगर हमको ए से लेके बी तक की दूरी पता लगानी है, हमको नहीं पता, लेकिन एक बीच में बिल्कुल पॉइंट है पी, इस तक की दूरी पता है, हमको पता है मान लो 100 मीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आगे भी 100 मीटर होगा, तो ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। तो ये आधा माप विधि होती है, और ब्रैकेटिंग विधि, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लक्ष्यों का संकेत क्रम क्या होता है? तो लक्ष्यों का संकेत क्रम हम ग्रेड वर्ड GRAD से हम पता लगा सकते हैं। GRAD, इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है भाई। GRAD की फुल फॉर्म क्या होती है? जी से बनता है ग्रुप, R से बनता है रेंज यानी कि कितना क्षेत्र है, A से बनता है एड, और D से बनता है डिटेल यानी कि विवरण। तो लक्ष्यों को बताना है तो पहले तो समूह ग्रुप का चुनाव करो, रेंज कितनी दूरी पर है, क्या मदद मिल सकती है, क्या उसकी डिटेल है, इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। संचार की विभिन्न विधियां कौन सी हो सकती हैं? तो संचार के लिए हम संकेतों की भाषा, ध्वनि का माध्यम यूज कर सकते हैं, लिखित माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं, कोई कोई बंदा हमने भेज दिया, पर्सन भेज दिया जो संदेश वाहक है, धावक है, तार और केबल के द्वारा, और बेतार यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन। बेतार मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। तो ये हमारा होता है, संचार की विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थान, सेना से शस्त्र एवं उपकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में आएंगे एज इट इज। SLR की कारगर रेंज जो होती है वो 275 मीटर है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, 275 मीटर। अगले देखो LMG, LMG की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन, उसकी तीव्र फायर रेंज यानी कि रैपिड फायर रेंज जो होती है वो 3 मैगजीन प्रति मिनट होती है, ठीक है। SMC का पूरा नाम, SMC की फुल फॉर्म होती है स्टेन मशीन कार्बाइन। LMG को कितने 5 बड़े मुख्य भागों में खोला जा सकता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। और खांचों की संख्या यानी कि कितने ग्रूव्स होते हैं, ग्रूव्स कितने होते हैं?
तो वो 6 होते हैं। ये क्वेश्चन भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसी पेपर के अंदर। अब ये बताना है कि 7.62 mm जो राइफल होती है उसका कैलिबर कितना होता है। देखो कैलिबर वही होता है जो इसके आगे लिखा होता है। इसके आगे यहाँ पे 7.62 mm लिखा है तो यही इसका कैलिबर है। एसएलआर की भरी हुई मैगजीन के साथ वजन कितना होता है, तो 5.1 किलोग्राम। एसएलआर की कारगर रेंज कितनी होती है, 275 मीटर, अभी हमने पढ़ा। एसएलआर की राइफल में राउंड कितने होते हैं, 20 राउंड। मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने हालांकि बताया इसी वीडियो में। .22 एसएलआर और एलएमजी इनके राउंड पूछे जाते हैं। .22 के 5 होते हैं, एसएलआर के 20 होते हैं, एलएमजी के 30 होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, रेड कलर ले लेता हूं मैं, अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि 7.62 mm एसएलआर की पूरा नाम क्या है, तो 7.62 mm तो रहेगा ही रहेगा। एसएलआर की फुल फॉर्म होगी सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल। मैं यही बताऊंगा आपको कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन। इंस्टाग्राम पे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, मेरे से डायरेक्ट बात करनी है, इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, इसी नाम से प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी के नाम से आप सर्च करें, फॉलो करें वहाँ पे, और अपडेट आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एसएलआर की सफाई के लिए मुख्य वस्तुएं, तो पुल थ्रू होता है, तेल की बोतल, संयोजन उपकरण, गैस रेगुलेटर की चाबी, पेचकस, सिलेंडर चैम्बर सफाई ब्रश, राइफल की सफाई के लिए ब्रश, ग्रेफाइट ग्रीस ट्यूब, प्लानेल यानी कि चिंदी होती है, ये सफाई के साधन होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि हल्दी घाटी के युद्ध पर एक संक्षिप्त विवरण लिखो। तो हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। 18 जून 1576 को लड़ा गया। 20,000 राजपूत, 80,000 मुगल सैनिकों ने भाग लिया। युद्ध बहुत ही भीषण हुआ, अनिर्णित रहा। महाराणा प्रताप इसमें जीवित बच गए थे, किंतु उनका पूरा जो चेतक जो है वो उनकी जान बचाते हुए मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर लिखने हैं अगले प्रश्नों के कि अकबर ने मुगल साम्राज्य पर कब शासन किया था, तो 1542 से 1605 तक। 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय भारत के सेना अध्यक्ष कौन थे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1971 का जो हमारा वार हुआ था उस टाइम पे हमारे जो आर्मी चीफ थे वो थे जनरल सैम मानेकशॉ, बाद में ये फील्ड मार्शल बने थे। 1971 वाला जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसी में जो नया देश बना था बांग्लादेश, बांग्लादेश जिसको हम बोलते हैं, वो 1971 में ही बना था। ठीक है, और बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान जो पार्ट था उसी को हमने बांग्लादेश बनाया था। पहला भारत देश ही था जिसने एक देश को देश का दर्जा दिया था। इंदिरा गांधी जी उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे। ठीक है, और दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, उसी के बाद में 1972 के अंदर शिमला समझौता भी हुआ था। और इसी युद्ध के अंदर बहुत ही बड़ा जो आत्मसमर्पण हमने करवाया था, यानी कि वर्ल्ड वॉर के बाद में किसी भी युद्ध के अंदर इतने ज्यादा सैनिकों का जो है आत्मसमर्पण करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये पूरे का पूरा। लगभग 19,000 सैनिक थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि भारत पाक के बीच में चौथी लड़ाई कौन सी थी, तो चौथी लड़ाई थी 1999 वाला हमारा कारगिल युद्ध। 1999 कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के अंदर कैप्टन विक्रम बत्रा जी आप सभी जानते हैं। वैसे टोटल 4 परमवीर चक्र मिले थे। परमवीर चक्र आपको पता है पीवीसी के द्वारा हम परमवीर चक्र को दर्शाते हैं। पीवीसी टोटल 21 मिल चुके हैं परमवीर चक्र। पहला मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहला मिला था। टोटल 21 मिल चुके हैं। लेटेस्ट वाले में आपको कैप्टन विक्रम बत्रा, शेरशाह का नाम आप अच्छे से जानते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, तो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा पहले भारत के चीफ ऑफ स्टाफ थे, यानी कि आर्मी के चीफ थे के एम करियप्पा। और क्योंकि इन्होंने 15 जनवरी को आर्मी चीफ के रूप में शपथ ग्रहण की थी या ज्वाइन किया था आर्मी चीफ के रूप में 15 जनवरी को, इसीलिए हम 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। तो आर्मी डे यानी कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस समय भारत के जो चीफ बने थे, आर्मी के चीफ बने थे के एम करियप्पा जी, 15 जनवरी को इन्होंने बने थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा भाई, 1971 के युद्ध में कितने पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया, तो 90,000। 19,000 नहीं है भाई, 90,000। मैं बहुत मिस्टेक होगी मेरे से, गलती मांगूंगा मैं। 19,000 नहीं, गलती से बोल गया था मैं। 90,000 सैनिक थे जिन्हें युद्धबंदी यहां पे बनाया गया था। इट वॉज बाय मिस्टेक। सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे मिला था, यह मैं आपको बता चुका हूं। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सर्वप्रथम परमवीर चक्र मिला था।
मेजर सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र मिला था सबसे पहले। और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? पाकिस्तान के थे जनरल A.K. नियाजी, ठीक है, जिन्होंने वहां पे आत्मसमर्पण किया था। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सत्य और असत्य हमको बताने हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 1971 के भारत पाक में युद्ध में शहीद हुए थे, तो ये सही है। और मेजर शैतान सिंह 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे, ये भी सही है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे परमवीर चक्र विजेताओं से रिलेटेड है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत की जो युद्ध क्षेत्र है उनके अंदर पीवीसी परमवीर चक्र। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1999 का जो सा अपना कारगिल युद्ध हुआ था उसके अंदर टोटल कितने 4 परमवीर चक्र मिले थे, और वे चारों के चारों आपके सामने है। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, और इसके बाद में राइफलमैन संजय कुमार। तो ये 4 थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला 1999 के कारगिल युद्ध के अंदर। तो ये यहाँ पे था आपका पूरे का पूरा पेपर। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो दब के लाइक करना है, दब के शेयर करना है। PDF इसको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना है। और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।